आपको लगता है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? नहीं होंगे ना। चुनाव लड़ेंगे, चेहरा बनेंगे, एक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 2005 से 10 जो सबसे स्वर्णकाल है नीतीश कुमार का, बिल्कुल करीब 100 विधानसभा में घूमा। 100 विधानसभा घूम करके जो एक रिपोर्ट मेरे मन में बनी वो ये बनी कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बढ़ गया है। वोट जब तक 500 रुपए, 1000 रुपए और शराब की बोतल पे आप देंगे, सत्ता में ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे पे नहीं कही जा सकती मेयर। कुछ ऐसे उनके करीबी लोगों का, खास तौर पे मंत्रियों का या महिला मंत्रियों के, जिनसे हमारी बातचीत होती है, उन लोगों की जो बातें हैं अगर वो तो कैमरे पे नहीं कही जा सकती। उनके आचार व्यवहार में जिस तरीके से परिवर्तन, वो नीतीश कुमार जैसे नीतीश कुमार नहीं है। वो जिस नीतीश कुमार के ऑरा में हम लोग इस देश का प्रधानमंत्री देखते थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं है। और अब तो मुझे दया, अब तो बख्श दो यार, वो बीमार व्यक्ति हैं। और बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब उनको वहां घुमाना बंद करना चाहिए। तेजस्वी को एंटी लेगेसी मिली है, चारा चोर का पुत्र। भारतीय राजनीति में मुझे ये दूसरा नाम याद नहीं आता, एंटी लेगेसी वाला। आप समझ रहे हैं? आप याद करिए, एक चुनाव में उन्होंने लालू यादव की तस्वीरें हटा दी थी अपने कैंपेन से। आप 15 में चुनाव लड़े, ठीक है, आपको लगा कि यार जो सोच के आए वो हुआ नहीं, फिर आपका मन खट्टा हो गया। फिर आपने जो है बिहार को कहा, बिहार के राजनीति को सलाम, मैं बाहर से बिहार के लिए अच्छा सोच लूँगा। पी के भी चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे यार 5000 6000 किलोमीटर में पैदल चला, 2 साल का टाइम लगाया, इतना अच्छा मैं काम करता था, दूसरी पार्टियों के लिए दिमाग लगाता था, पैसे मिलते थे, जीवन में सुकून था। अब ये इतने पाँव में इतने छाले पड़ने के बाद भी मिला कुछ नहीं रहे हो यार। ठीक है, आप लोगों को सलाम, आप लोग रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कुछ अपना करता हूँ। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल पीके से पूछा जाना चाहिए। हाँ। मैं प्रशांत जी को बोलूंगा कि एक दिन पॉडकास्ट में आपके आकर के ना ठीक है, ये इस सवाल का जवाब दें। चिराग पासवान का एक नारा बहुत आकर्षित करता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उस व्यक्ति के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बात जब करता है तो वो जाति से ऊपर उठ के बात करता है, धर्म से ऊपर उठकर बात करता है। ये बताइए, चुनावी एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इस बार भी चुनाव लड़ेंगे आप 2025 में? बिहार में जब कभी भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती है, जैसा कि अभी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव थोड़े दिनों बाद वहाँ पर होने वाले हैं, तो कोई भी आदमी जो बिहार में है या बिहार के बाहर, वो आजकल ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों का बिहार कैसा होगा। और वो सवाल इसलिए हमारे मन में भी आता है क्योंकि जो लालू, नीतीश और रामविलास पासवान की जो तिकड़ी कह लीजिए, जोड़ी कह लीजिए, ये लोगों का जो दौर था, वो दौर सच मानिए तो एक तरह से अवसान की तरफ है। अवसान मतलब ये, रामविलास जी रहे नहीं, लालू यादव की हालत हम सब जानते हैं कि उनकी सेहत और बाकी चीज़ें कैसी, और कैसे तेजस्वी यादव अब पार्टी को चला रहे हैं, और तीसरा नीतीश कुमार है, जिनके बारे में भी तमाम तरह की चर्चाएं और बात होती रही हैं। तो आज अपन इस पॉडकास्ट में बात वही करने वाले हैं, और हमारे साथ अनुरंजन झा जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और हम दोनों, मैं बार बार जिक्र करता हूं कि एक ही संस्थान से पढ़े हुए हैं और एक ही मिट्टी की खुशबू हम लोगों के आचार विचार से आती है। और उनसे ये समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़े हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, चुनावी एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इस बार भी चुनाव लड़ेंगे आप 2025 में? नहीं, चुनाव तो 2020 में नहीं लड़ा, मैं 15 में चुनाव लड़ा। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि खास तौर पर जब हम राजनीति की बात करते हैं और राजनीति को बदलने की बात करते हैं, तो एक बार कुएं में कूदना भी जरूरी होता है। तो कुएं में कूदा तो चोट लगी है, क्या हुआ? नहीं, चोट, बहुत बुरी चोट लगी। बहुत बुरी चोट। कितने वोट पाए, सही से बताइए। मुझे लगता है कि शायद 1175 वोट, 1200 से कम वोट ही रहे होंगे। अच्छा। और वो 1 महीने का समय था। हम अच्छा। 4-5 मित्र मेरे जो हम लोग एक साथ पढ़ने गांव से बाहर आए, दिल्ली आए, सब लोग अपने अपने चीज़ों में व्यस्त हो गए। तो एक मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं प्रियरंजन जी, वो सिविल सर्विसेज पढ़ाते हैं अब। तो उनका एक दबाव था कि उन्होंने कहा कि एक कोशिश की जानी चाहिए। तो 1 महीना पहले अचानक हम लोग गांव गए हुए थे और हम लोग ऐसे बैठे बैठे बात हुई, तो हमने बोला लड़ लेते हैं भाई, इसी बार लड़ लेते हैं, क्या जाता है अच्छा चुनाव लड़ने में।
मतलब कोई पूर्व निर्धारित योजना के तहत कोई नहीं पूर्व था? निर्धारित योजना नहीं थी। अच्छा। और लड़ने की जब बात आई तब ये मैंने ज़रूर किया कि सबने कहा कि भाई किसी पार्टी से प्रयास कर लेते हैं। हमने नहीं, पार्टी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो आप निर्दलीय लड़े मैं निर्दलीय लड़ा और चुनाव 1200 के करीब और वोट पाए। 1200 के करीब वोट आए। और हालांकि चुनाव प्रचार बहुत अच्छा हुआ, 1 महीना हमने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और लोगों तक पहुँचे भी। सब लोगों का ये कहना था कि आप थोड़ा पहले आए होते और या अगली बार आइए, अच्छा। फिर पार्टी से आइए। हम्म। मैं ये तीनों बातें इसलिए कर रहा हूँ मेहर, की ये समझना ज़रूरी है कि बिहार की राजनीति में ना, या इस देश की राजनीति में कहीं भी, ये जो 3 सवाल हैं, ये तीनों सवाल बेमानी हैं। अच्छा। और यही तीनों सवाल पब्लिक आपसे करती है। पार्टी से आइए तो वोट आपको नहीं दे रही, पार्टी को दे रही। पहले आइए, क्या करेंगे पहले आकर? थोड़ा वक्त गुजारिए, मेहनत करिए हमारे साथ, हमारे दुख दर्द को समझिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को आप बार बार चुन करके सत्ता में बिठा रहे हैं, वो क्या आपके दुख दर्द समझ रहे हैं? तभी तो आप उनको बार बार दे रहे हैं ना मौका। जाके देखिए बिहार विधानसभा में कोई 7 बार जीत रहा है, कोई 6 बार से जीत रहा है, कोई 8 बार से जीत रहा है। सड़कें नहीं है, एक स्कूल नहीं है, हेल्थ सेंटर्स नहीं है, विकास किस गति से चल रही है उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो सवाल उठते हैं फिर कि इस बार मेहनत करिए, अगली बार आइए। ये बात एक हद तक ठीक है कि मेहनत करिए, अगली बार आइए। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी व्यस्तता, अपनी जमी जमाई चीज़ें, अपनी सारे सिस्टम को छोड़ करके अगर आपके लिए आ रहा है डेमोक्रेसी में, तो आपको भी जागरूक होना होगा। मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। तो आप अगर जागरूक नहीं होंगे, अगर आप अपना भला नहीं सोचेंगे, तो नेता आपका भला सोचने नहीं आ रहा है। अच्छा। और जो नेता आपका भला सोचने आ रहा है, वो नेता आपको चाहिए नहीं, तो वो उसको आप वोट देते नहीं है। अब वो परिस्थिति बनती है। तो हम लोगों ने 1 महीने पहले तय किया और हमने तो एक नारा दिया कि हर दल में दलदल है, इसलिए हम निर्दल हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेरा स्लोगन था। और बाकायदा बहुत भीड़ आती थी, बहुत लोग आते थे। कुर्ता पजामा पहन के कर रहे थे, इसी पैंट शर्ट? नहीं, मैं ऐसे ही मैं एक मतलब नॉर्मल पैंट हाँ, शर्ट जो मेरा पहनावा है, मैं मतलब कुर्ता धोती वाले नेता आप नहीं बने? कुर्ता धोती वाले नेता थे नहीं। मैं एक बात बताऊं, आपकी टी शर्ट का रंग नीला है, आप कुर्ता धोती पहनते, हमको अरविंद केजरीवाल याद आ गया। तो नहीं, मैं बल्कि स्कॉर्पियो के ऊपर मैं वैसे ही बोनट पे खड़े होकर के भाषण देता था। ठीक है। कहीं भी बाजार में। अच्छा, 1 हफ्ते 10 दिन बीतते बीतते ना एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे बाजार लगते थे, हाट जिसको लगता है, अभी भी लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाट। तो यहाँ पे पैठ बोलते हैं, जहाँ पैठ, हाँ, तो वहाँ से हमको बुलावा आने लगा था। अच्छा। कि आज यहाँ बाजार लगने, हाट लगने वाला है, तो आप उनको बुलवाइए, आज यहाँ भाषण होगा। और मैंने कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी अच्छा कुरेदा था। अच्छा। कि भाई आप भी आइए। अच्छा। और 3-4 ऐसे मौके आए कि एक ही बाजार में एक छोटी सी जगह बना करके सबको मौका दिया गया कि आप अपने 10-10 मिनट बात करें। अच्छा। हाँ, तो ये एक अच्छा प्रयास मैं कर रहा था। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट टाइप। हाँ भाई, तुम अपनी बात करो, तुम क्या करोगे भाई, अगर आप जीतते हो या आपको कोई पब्लिक वोट दे तो क्या होगा। मैं उन 1175 या 1200 जो भी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस परिस्थिति में भी मुझे वोट दिया, ये जानते हुए कि शायद मेरा जीतना बहुत दूर है। लेकिन मैं फिर आगे इसलिए नहीं बढ़ा राजनीति में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसके लिए मुफीद व्यक्ति शायद नहीं हूँ। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा कि मेहनत हमने की, 1 महीने ही की, लेकिन काफ़ी मेहनत की। जितने भी 240 से ऊपर बूथ थे, हर बूथ पे गए, हर गांव में गए, सुबह से रात तक मैं घूमता था और लोगों की बातें सुनता था। जो भी जितना सक्षम था उतनी मैं मदद करने की कोशिश की। मैं उस समय जो चुनाव अधिकारी थे
एसडीएम वहाँ के या डीएम, वो लोग रोज़ शाम में एक बार हमको फ़ोन करके पूछते थे कि रंजन जी कैसा चल रहा है। उनको भी थोड़ी उम्मीद जग रही थी कि कोई आदमी बाहर से आकर के अपना सब कुछ छोड़ करके राजनीति करने की बात कर रहा है। लेकिन वो फिर वहाँ के लोगों को थोड़ा जागना होगा। नेता तो अपना काम कर ही रहे हैं। अब की बार क्या होगा, जनता किधर को जाने वाली आपको दिख रही है? देखिए, मैं उस वक्त भी कहा था, 2015 में भी, 2020 में तो खैर कोविड के दिनों में चुनाव हुए, 2025 अब सर पे आ गया है चुनाव, अगले 5-6 महीने में चुनाव हो जाएंगे। मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ कि अपने हक के लिए जागो, और वोट जब तक 500 रुपये, 1000 रुपये और शराब की बोतल पे आप देंगे, सत्ता में ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। कैसे लोग? इतना अच्छा नीतीश जी ने कहते हैं कि उन्होंने बिहार को सुधारा 2005 से लेके और 2012, 13, 14 तक। आप ये मानेंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया वो जेन्युइन और अच्छा था? मैं मानता हूँ, हाँ, 5 से 12 तक तो मान ही सकता हूँ। 5 से 10 तो बहुत अच्छा काम किया। 2 साल और खींच दीजिए उस काम के रिपरकशंस को लेकर के, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2014 में जब मोदी जी का उदय हुआ और उसके बाद नीतीश जी ने वहाँ पे कुर्सी छोड़ी, जीतन राम मांझी जी को बिठाया, और उसके बाद जो उनका अनुभव रहा राजनीतिक, उसके बाद आपको लगता है कि बिहार का पूरा परिदृश्य जो है ना सियासी, क्योंकि नीतीश कुमार, आप पता नहीं कितना मानेंगे या नहीं मानेंगे, जिस किसी ने भी बिहार को 90 से लेके और 2003-04 तक देखा और उसके बाद नीतीश कुमार के आने के बाद अगले 5-7 साल देखा, तो सबको बहुत उम्मीद जगी थी। आपको भी जगी होगी? बिल्कुल जगी। और मैं आपको एक बताता हूँ, मैं इस देश के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी मित्र भी रहे। 2010 में उन्होंने योजना बनाई थी कि वो नीतीश कुमार पे किताब लिखेंगे, पुस्तक। ठीक। उनकी बायोग्राफी नहीं होगी, लेकिन शायद बायोग्राफी की तरह की हो, नीतीश कुमार पे किताब लिखी जाएगी। 2010 में जब 10 का चुनाव सर पे था, तब मैं उन दिनों एक राष्ट्रीय चैनल का संपादक और सीईओ था, तो उस समय उस बात पे चर्चा होती थी कि वो हो। और उस समय मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से मैं 2010 के चुनाव में मैं बिहार के बहुत विधानसभा में घूमा था। अच्छा, ठीक है। तो 2005 से 10 जो सबसे स्वर्णकाल है नीतीश कुमार का, बिल्कुल। 10 में अगर आप, पता नहीं शायद यूट्यूब पे अवेलेबल भी होंगे, 10 में जो मुझे करीब 100 विधानसभा में घूमा था, 100 विधानसभा घूम करके जो एक रिपोर्ट मेरे मन में बनी, वो ये बनी कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बढ़ गया है। ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बढ़ गया? ये आप नीतीश काल की बात कर रहे हैं? नीतीश काल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। नीतीश काल के पहले काल, जिसको हम लोग सबसे बेहतर मानते हैं, भाई 2010 पहला टर्म 2010 के चुनाव के पहले जब मैं घूम रहा था, तो लोगों का यही रुझान था कि करप्शन बढ़ गया है सरकार की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं, अपराधी अंदर जा रहे हैं, ये हो रहा है, सब बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, पोशाक, साइकिल, ये सब योजनाएं धीरे धीरे करके वो लागू हो रही थी, लेकिन ये कहानी थी कि करप्शन बढ़ रहा है। तो 10 में जब वो किताब लिखने की बात चल रही थी उनके ऊपर, पिछले दिनों, मतलब करीब 2 साल पहले एक बार ऐसे ही मैं उनके साथ बैठा था, तो उनसे मैंने चर्चा किया कि क्या हुआ आपकी किताब का। तो बोले, वो नीतीश पे कौन लिखेगा। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? आप तो उस समय तो बोले कि वो तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो किताब तो मैं लिख ही देता। अगर मैं 25, 30, 40 किताबें लिख चुका हूँ तो एक और मैं लिखता ही, और वो किताब तो मेरे नाम से ही छपती, वो रिकॉर्ड में रहती। और अब जो नीतीश को कोई देखेगा तो कहेगा कि मैं तो चापलूसी कर गया उनकी, क्योंकि नीतीश अब वैसे व्यक्ति रहे नहीं कि जिनके ऊपर किताब लिखी जाए। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति के बारे में, एक सीजन जर्नलिस्ट का, लेखक का, कि ये सोच है। तो उन्होंने अपना धीरे धीरे, भाई कुर्सी कुमार नाम ऐसे नहीं न पड़ा, सत्ता में चिपके रहने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए। भाई अपनी छवि, एक बार आपने एक छवि बनाई ईमानदार की, और उस ईमानदार की छवि के नीचे तले
आपने सब चीज़ें गड़बड़ होने दी और बिहार को और रसातल में पहुंचा दिया। भाई लालू तो 15 साल रहे ना, आप तो 20 साल रह गए, तो दोष आपको ज़्यादा तो दिया ही जाएगा ना, क्यों नहीं दिया जाएगा? जो खराब है उसको और बेहतर ठीक करते और ठीक करते ना। मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था कि 5 साल की कमियों 15 साल की कमियों को 5 साल में ठीक नहीं कर सकते, 20 साल में तो कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार की परिस्थिति तो वैसी ही है। देखिए, अब अगर हम लोग बिहार के चुनाव और चुनावी नतीजों को अगर देखें और आज के डेट की स्थिति को देखें, तो एक बड़ा है कि पिछले दिनों में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गई। मतलब लोग अब बार बार ये कहते नीतीश पता नहीं कब बाजी पलट लेंगे, मार लेंगे, कभी आरजेडी की तरफ चले जाएंगे कि बार बार ये सवाल उठता है कि बीजेपी के साथ टिके भी रहेंगे, ये चुनाव के बाद फिर सीटें कम हो गई तो ऐसा तो नहीं कि फिर से तेजस्वी का साथ थाम लेंगे। तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो जो गई, उसके अलावा आप सीटें देखिए वो भी कम है। ये तो बीजेपी ने अब तक जो है एक तरह से उदारता ही कहूँगा, बीजेपी की सीटें लगभग दोगुनी हैं उनके मुकाबले और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद जरूरी थोड़ी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी तो ऐसे थे, देख लीजिए क्या हो रखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और ऊपर से उनकी सेहत को लेकर भी बार बार चर्चा और जिक्र हो रहा है कि उतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि कुछ जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही है वो अनलाइक ऑफ नीतीश है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नीतीश कुमार का पॉलिटिकली एक्टिव वाला या आखिरी चुनाव साबित होने वाला है? होना ही चाहिए। नहीं, चाहिए और प्रोबेबिलिटी दोनों बताइए। नहीं, दोनों है, होना भी चाहिए और होगा भी। देखिए, नीतीश स्वस्थ नहीं है इसमें तो कोई अब सवाल नहीं है ना। जो आदमी लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो राष्ट्रगान में जिस तरीके से हरकत कर रहा है, तो उनके स्वस्थ होने का तो प्रमाण नहीं है वो। ये 100% सच है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे पे नहीं कही जा सकती मेहर। अच्छा। कुछ ऐसे उनके करीबी लोगों का, खास तौर पे मंत्रियों का या महिला मंत्रियों के, जिनसे हमारी बातचीत होती है, उन लोगों की जो बातें हैं, अगर वो तो कैमरे पे नहीं कही जा सकती हैं। उनके आचार व्यवहार में जिस तरीके से परिवर्तन, वो नीतीश कुमार जैसे नीतीश कुमार नहीं है वो। अच्छा। जिस नीतीश कुमार को 2005 में वो सत्ता में आए, लेकिन मुख्यमंत्री तो 2000 में बन गए थे ना। बने थे। तो उस वक्त जिस नीतीश कुमार को बिहार ने चुनना चाहा था, या हम सब लोग जिस नीतीश कुमार को एक स्टॉलवर्ट, एक लीडर के तौर पे देखते थे, जिस नीतीश कुमार के ऑरा में हम लोग इस देश का प्रधानमंत्री देखते थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं है। और अब तो मुझे दया आती है, और मैं उनके, मतलब ये पॉडकास्ट सुने तो मैं उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स के को, और वो 4-5 ब्यूरोक्रेट्स, कुछ एक्स और कुछ कंटिन्यूड जो हैं अभी, उन सबको मैं कहूँगा कि अब तो बख्श दो यार। वो बीमार व्यक्ति हैं, उनको आप बेसिकली परेशान कर रहे हो। अच्छा। जिस तरीके से भाई आप एक, वो हैं नहीं उस मेंटल स्टेटस पे, और आप उनको ज़बरदस्ती घुमा रहे हो। और बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब उनको वहाँ घुमाना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो उनका तो ये देखिए। नहीं तो लेकिन चुनाव अगर होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो प्रचार करने नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, उनका इंटरेक्शन नहीं होगा। ये तो होगा ही होगा। अगर आप राजनीति में हैं तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप स्विमिंग में करने के लिए पानी में कूद करके मैं गीला नहीं होऊंगा? आप देखिएगा मिहिर, मुझे जो आशंकाएं हैं, अभी 5 महीने का वक्त है, जब वो चुनाव के दौर आएंगे ना, तो इनकी सभाएं धीरे धीरे और कम की जाएंगी, सीमित की जाएंगी। मंच पर इन पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाएगी। जिस मंच पर खास तौर पे कहीं प्रधानमंत्री होंगे या अमित शाह होंगे, वहाँ और नज़र रखी जाएगी। अच्छा। इनके टेक्नोलॉजी की टीम को कही जाएगी कि जब ये कुछ उलूल जलूल बोलने लगें तो माइक का कैसे प्रबंधन करना है। ये सब बातें होंगी, क्योंकि बीजेपी के साथ त्रासदी ये है, बिहार में खास तौर पे कोई चेहरा नहीं है, और वो चेहरा बनाने में उत्सुक नहीं है। वही कह रहा हूं, बीजेपी को तो चेहरे की जरूरत, बीजेपी के पास चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के चेहरे। लेकिन मिट्टी बिहार की अलग है। अच्छा। बिहार की मिट्टी अलग है। बिहार की मिट्टी में आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब आप दांव लगाएंगे, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के कंपटीशन में अगर तेजस्वी यादव का चेहरा भारी पड़ता हुआ दिखेगा, तब आपका चेहरे का क्या होगा?
भाई आप समझ रहे हैं ये रिस्क बीजेपी लेगी क्या? वो तेजस्वी बनाम मोदी नहीं होगा। नहीं होगा ना। नहीं। और बिहार में राहुल बनाम मोदी थोड़ी होने जा रहा है। नहीं। आप पूरे देश में राहुल बनाम मोदी कर लेते हैं। हाँ। आप बिहार में जाएंगे तो आपको तेजस्वी बनाम मोदी ही करना पड़ेगा, या तेजस्वी बनाम ही होगा, तेजस्वी बनाम ही होगा ना। तो इसीलिए तो नीतीश कुमार को आपने जिंदा रखा हुआ है राजनीति में। अच्छा। कि तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार होगा। अच्छा, भाई बीजेपी में अगर चेहरा होता तो तेजस्वी बनाम फला चेहरा आप होता। इनडायरेक्टली ये करें कि मोदी के चेहरे को इन केस ऑफ हार या इन केस ऑफ पिछड़ने की सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने के लिए नीतीश का चेहरा है। बिल्कुल यही सच है। नहीं तो 40 सीटें हैं भाई आपकी, आप हैं कहाँ भाई? जो 4-5 नहीं, वो तो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं ना। ठीक है, सब धर्मी निभाते हैं। इस देश में कोई अधर्मी है? राजनीति में कोई अधर्मी है? सब धर्मी निभा रहे हैं। नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले अपने पॉडकास्ट पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज जी आए हुए थे, शाहनवाज हुसैन। मैंने उनसे भी पूछा था कि कहीं चुनाव के बाद ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि भाई मान लीजिए सपोज करिए बीजेपी की 90 सीट है और जेडीयू की फर्ज करिए मैं कहता हूँ 50 सीट है, सीनियर हो गया बीजेपी और जूनियर हो गए जेडीयू। ऐसी सिचुएशन में क्या बीजेपी के नेताओं को, लीडरान को ये नहीं होगा कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए भाई? तो आपको लगता है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे ना। चुनाव लड़ेंगे, चेहरा बनेंगे, एक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जेडीयू का कोई और आदमी नहीं बन सकता है? नहीं, क्यों बनेगा? जेडीयू की सीटें उतनी आएगी नहीं, 25 से 30 सीटें आएंगी तब क्या करेंगे? नहीं, अभी बीजेपी तो कह रही ना कि भाई हम तो अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे। नहीं, गठबंधन धर्म निभाएंगे आप। मतलब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे और जेडीयू से दूसरा कोई बनने नहीं देंगे? नहीं क्यों बनेगा भाई? जेडीयू से जो लोग बन सकते थे वो केंद्र में मंत्री बन गए। अच्छा, 1-2 बचे होंगे वो भी केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। अच्छा, मामला सेट कर दिया जाएगा। और प्रशांत भी तो नुकसान करेंगे ना जेडीयू का। अभी मैं आ रहा हूँ, देखिए बिहार में ना 2-3-4 और चेहरे हैं जिनकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। एक तेजस्वी यादव है, यंग है और बहुत लंबा टाइम है उनके पास बिहार के लिए काम करने के लिए। फिर दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हैं। जिस तरह से चिराग का ग्राफ बढ़ा है, लोकसभा में जो सफलता मिली पिछले चुनाव के मुकाबले देखिए, तो वो भी उठान पे मैं बोलूँगा। प्लस चिराग जिस तरह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात भी करते हैं, इसीलिए उनसे भी उम्मीद की जा सकती है क्या पता कल को बिहार के पॉलिटिक्स वो करना चाहे। फिर प्रशांत किशोर जैसे नेता हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उधर किनारे में पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे होते हैं। और अब तो बताइए वो लांडे साहब जो आईपीएस अधिकारी थे उन्होंने भी पार्टी वार्टी वहाँ पे गठन कर लिया। भाई बिहार में ये जो मेन स्ट्रीम से नीचे में जो इंडिविजुअल वाला है ना, इन व्यक्तियों पे ज़रा नज़र डाल के बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, जो मैंने शुरू में भी कहा कि लालू, नीतीश और रामविलास वाला दौर अगर ख़त्म होगा और फिर बिहार में एक पॉलिटिकल एक दौर की तरह याद किया जाएगा, तो क्या वो तेजस्वी, चिराग, प्रशांत किशोर इस टाइप से क्या नाम हो सकते हैं जो आने वाले 15-20 साल के लिए राजनीति में दिखाई देंगे? बिहार अद्भुत प्रदेश है मेहर। हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ हर पान की दुकान पर राजनीति की चर्चा होती है। और उस चौक से लेकर बीच में रोक के एक सवाल, आपने चूंकि पान की दुकान करना है, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल अवेकनिंग है, पॉलिटिकली जागरूक अगर सबसे ज़्यादा देश में कोई प्रदेश है तो वो बिहार और यूपी ही है। ठीक है, दोनों लगभग। बावजूद इसके जो स्थिति है इन दोनों जगहों की जनता के हिसाब से देखिए तो सबसे बदतर है। ऐसा ये कॉन्ट्रडिक्शन भी क्यों है, ये भी बताइए। मैं इसी पे आ रहा था कि पान की दुकान पर उस चौक से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक की चर्चा वो कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बखूबी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है ना तो उनको जात दिखता है। हाँ, जात दिखता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। आप एक एक करके आप जो कह रहे थे ना, जो लोग हैं, मैं नीतीश कुमार से ही शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मैं नीतीश कुमार के जो 4-5 ब्यूरोक्रेट्स जो उनको चला रहे हैं आज की तारीख में पूरे प्रदेश को, कुछ पूर्व भी और कुछ मौजूदा भी, उन्हीं लोगों ने निशांत का नाम उछाला, भाई उनके बेटे का। आजकल एक्टिव हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, निशांत का नाम उछाला और पूरा माहौल बनाया। और बिहार की उस मूर्ख जनता का क्या करेंगे कि उस पर भी हुम्बो करने लगी कि भाई हाँ नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार ही सही। ये पब्लिक कहने लगी। बिल्कुल, पोस्टर भी लग गए। पोस्टर लगने, उसने किया क्या है भाई? नीतीश का बेटा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या आप सोचिए। तो अगर ये उपलब्धि का पैमाना है, नहीं यही तो उपलब्धि का पैमाना है। नहीं, इस उपलब्धि के पैमाने पर तेजस्वी को भी तौलिए ना। मैं आ रहा हूँ ना, चिराग को भी तौलिए ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप अब आइए तेजस्वी पे। तेजस्वी के लिए 2 बातें मैं हमेशा कहता हूँ।
एक तो उसका आकलन इस तरीके से किया जाना चाहिए, सारे नेताओं को एक लेगेसी मिलती है, उनके बच्चों को, कि भाई ये लेगेसी वाले नेता पुत्र हैं। तेजस्वी को एंटी लेगेसी मिली है, चारा चोर का पुत्र। भारतीय राजनीति में मुझे ये दूसरा नाम याद नहीं आता, एंटी लेगेसी वाला। आप समझ रहे हैं? आप याद करिए, एक चुनाव में उन्होंने लालू यादव की तस्वीरें हटा दी थी अपने कैंपेन से। आप समझ रहे हैं? तो ये सच है कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी नहीं होते तो जो जगह मिली है वो नहीं मिलती। लेकिन ये भी सत्य है कि तेजस्वी यादव को लालू से फायदा भी हुआ, तो लालू से उसको नुकसान का भी डर हमेशा बना रहा कि भाई उसको हमेशा भाई नहीं पढ़ने का की वजह लालू यादव। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, माता भी मुख्यमंत्री, पिता भी मुख्यमंत्री, फिर भी आप नहीं पढ़ पाए, ये त्रासदी है ना। तो ये भी डर, फिर उसके बाद अपराध, जंगल राज का डर, वो भी एंटी लेगेसी। फिर आपके पास आ रहा है कि आप करप्शन में जेल गए हुए पिता के पुत्र हैं, और उनके रहते हुए फिर बाकी करप्शंस भी आप पे आ गए। तो एंटी लेगेसी मिलने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं या बने रहेंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, और वो है जातिवाद। वो तो बिल्कुल अंदर तक बिहार में घुसा हुआ है। नहीं तो उस व्यक्ति का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए। भाई आप जिस जाति या जिस तबके की राजनीति करते हैं, उस जाति या उस तबके से कितने लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ है, सवाल ये तो उठना ही चाहिए ना। बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद ये सवाल करेंगे कि भाई दो सवर्ण बैठ करके और ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि भाई लालू यादव की सत्ता में रहते हुए कितने यादव परिवार अपलिफ्ट हुए, और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 40 साल तकरीबन पिछड़ों की सरकार रही है बिहार में। 35 साल तो लगातार है। जगन्नाथ मिश्र ने खराब किया, बिंदेश्वरी दुबे ने खराब किया, भागवत जाजाद ने खराब किया। चलिए हम मान लिए कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जो सबसे बेहतर आज तक के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने भी खराब किया, मान लिया मैंने। तो 35 साल में तो ठीक कर लेते भाई। अब तो चाबी हाथ में थी, तो क्या कर दिया आपने? तो ये जातिवाद घुसा हुआ है। अब आइए आप तीसरे चिराग पासवान पे। चिराग पासवान का एक नारा बहुत आकर्षित करता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के गठबंधन से या बीजेपी के संबंधों से दूर होते हैं, वो नुकसान तो करते हैं, फायदा ना अपना कर पाते हैं ना दूसरे का कर पाते हैं। अच्छा। देखिए ना, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, जेडीयू की सीटें कम कराने में सबसे बड़ा रोल था उनका 2020 में। लेकिन इससे तो बीजेपी को फायदा ही है ना। बीजेपी को फायदा है, तो बीजेपी ने इसीलिए तो उनको हनुमान की तरह बढ़ाने दिया कि भाई चलो भाई, तुम खुद ही कह रहे थे कि भाई मैं मोदी का हनुमान हूं, तो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया मोदी जी ने एक्सेप्ट करने में टाइम लगा दिया, लेकिन भाई चला। उस व्यक्ति के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बात जब करता है तो वो जाति से ऊपर उठ के बात करता है, धर्म से ऊपर उठकर बात करता है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो सबसे नेगेटिव चीज है वह है उसका अपना परिवार का, जो चाचा चाची, समझ गया। अभी भी रिसेंटली वीडियो एक आ गया था विवाद, उनकी बड़ी माँ सौतेली माँ वाला जो किस्सा आया। तो ये जो परिवार है, चूंकि रामविलास पासवान की पूरी अगर राजनीति देखें, उन्होंने एक अलग किस्म की राजनीति की। 5% के करीब जाति का वोट है वहां पे उनके पास, 5%। और उस पूरी राजनीति में चिराग अब थोड़े फुल टाइमर पॉलिटिशियन बनने के प्रयास में हैं। अगर फुल, देखिए राजनीति फुल टाइम जॉब है। नहीं, उसके पीछे तो ये भी हो सकता है, देखिए जब तक रामविलास जी थे तो रामविलास जी ही थे, बाकी सारी चीजें शैडो में पीछे थी।
अब चूंकि पिता रहे नहीं तो इसीलिए चिराग अब फोर फ्रंट पे आके और सामने से वो फुल टाइम आपको दिख रहे, मे भी कि पहले भी करते हो लेकिन उतना हो विजिबल सकता नहीं सकता होगा है। क्योंकि पिता के नहीं, छत्र व्यवसाय भी हैं, बिजनेस हैं, अपना काम कारोबार करते हैं, कंपनीज चलाते हैं भाई। राजनीति में तो वो सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखिए, मैं बहुत पहले 2 साल पहले एक कार्यक्रम में मैं चिराग से चर्चा कर रहा था और उसमें बीजेपी के कुछ नेता भी उपस्थित थे। तो मैंने कहा था कि क्या बेहतर नहीं हो कि बीजेपी आपको चेहरा बना दे। भाई युवा हैं, मतलब फिर तो तेजस्वी वर्सेस चिराग, ये आप कह रहे हैं ना? ये हो जाए ना कहानी। मतलब जब नीतीश साइड हो, हाँ, नेपथ्य में जाए, हाँ, तो अगला जो वर्सेस हो चिराग वर्सेस तेजस्वी हो, तो भाई भाई वो भी तो सहयोगी पार्टी है ना, जैसे जेडीयू जेडीयू है, वो भी सहयोगी वैसे। पार्टी है। और फिर क्या है कि भाई जातिगत समीकरण, तो इसमें तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। नहीं देखिए, नुकसान हो जाएगा या भाई पार्टी के लोग नहीं पूछेंगे मेरी 80 सीट है, मेरी 75 सीट है, सामने वाले की 15, उसका क्यों होगा नहीं। अगर चेहरा बन जाएगा, अपने चेहरे पे अगर जीत के लेके आएगा और कल को पार्टी मर्ज कर लेगा, हो गया, कहानी खत्म। तो पार्टी मर्ज करने वाली बात भी तो आपने लगा दिया ना राइडर उसमें। नहीं तो कर ही लेगा ना, क्यों नहीं करेगा? नहीं, पार्टी मर्ज करने में क्या फायदा है, क्यों करेगा आदमी मर्ज? भाई आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है, आप अपना अलग राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है ना बॉस। कल को आपकी निगाहें मेरे लिए बदल जाएंगी तो मैं तो फिर स्वतंत्र हाँ, हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी परिस्थितियां बन सकती। तो देखिए, ये तो बात जो है कि आने वाले दिनों में ये पूरी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि बिहार की राजनीति में अगर वर्सेस होगा तो वर्सेस में एक धुरी तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ चिराग पासवान हो सकते हैं, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और दोनों की राजनीति अगर आप देखिए तो मुझे तो ऐसा लगता है कई बारी को कि लालू और रामविलास की राजनीति का एक रिफाइंड वर्जन जिसमें थोड़ी सी मॉडर्न सोच है, थोड़े से नए ज़माने को साथ में लेके चलने वाली बात भी है, वैसे वाला है। तो इससे क्या बिहार को भला आप देख रहे, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, प्रयास तो होने चाहिए ना, और बदलाव भी होने चाहिए, नया चेहरा भी आना चाहिए। और भाई लालू सत्ता में रहे, नीतीश कुमार सत्ता में रहे, तेजस्वी ने भी सत्ता का स्वाद चखा है। बिल्कुल। और वो तो कहते हैं कि रोजगार बहुत दिया हाँ उन्होंने। भाई, तो अगर आपने दिया, आपने काम किया, तो आपको वोट मिलेंगे। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। हमें लगता है कि नई चीज़ और नए चेहरे पे बिहार की पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमारे लिए अब नया क्या होगा। अगर आप उसी घिसी पिटी राजनीति की तरफ बढ़ेंगे, उसी जातिवाद की तरफ बढ़ेंगे, उसी पैसे पे आप बिकेंगे, उसी शराब के पीछे आप भागेंगे, तो आप वैसी सत्ता आप लेके आएंगे। और मैं हमेशा से, जब मैं 2015 में चुनाव लड़ा था तब भी मैं हमेशा एक बात कहता था, अपनी सभाओं में कहता था कि आप चाहे जितनी बातें कर लीजिए, इस धरती पे 2 ही जातियां होती हैं, गरीब और अमीर। 2 ही जातियां होती हैं। कहने को उसको अमीर गरीब कह लीजिए सामान्य भाषा में, मैं उसको सफल और असफल व्यक्ति के तौर पे तराजू पे तौलता हूँ। जो सफल है वो किसी भी जाति का है, उसके पीछे सारी दुनिया पागल है। जो असफल व्यक्ति है वो किसी भी जाति का, बड़ी जाति का है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो सवाल ये मन में बिठाना चाहिए और प्रयास ये होना चाहिए कि जो असफल रह गया उस व्यक्ति को सफल कैसे बनाएं, उसके प्रयास कैसे हों। और जब तक आप अपनी अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ऐसे ही लोग आपके साथ सत्ता में आते रहेंगे। तो फिर प्रशांत किशोर जी का क्या होगा? प्रशांत यही बात तो कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल भविष्य है बिहार में, क्यों नहीं है भाई? आप जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं कि जाति से ऊपर बिहार में कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, जब चुनाव होने को आता है तो जाति पे चले जाते हैं आप। ऐसे में प्रशांत किशोर जिस जाति को बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय को बिलोंग करते हैं, उनका पॉलिटिकल भविष्य है या मतलब ऐसे ही बस वो बीच बीच में जो आता है आपको थोड़ा बहुत चरचराहट ऐसे सुनाई देगी और फिर शांत हो जाएंगे? देखिए, 2025 का चुनाव सिर्फ 25 का चुनाव नहीं होगा मिहिर। 2025 के चुनाव में प्रशांत भी फैक्टर होंगे, तेजस्वी भी फैक्टर होंगे,
चिराग भी फैक्टर होंगे और मोदी भी फैक्टर होंगे। तो कन्हैया और पप्पू यादव? कन्हैया पप्पू यादव के बिहार में कोई, देखिए अपने अपने क्षेत्र में, कन्हैया यादव अपने क्षेत्र में भी नहीं है। पप्पू यादव? पप्पू यादव अपने क्षेत्र तक सीमित है भाई। उन्होंने बनाई थी ना पार्टी जाप, कई जगह टिकट दिए थे ना। वो तो मर्ज कर लिया ना हाँ, कांग्रेस। तो कांग्रेस में मर्ज कर लिया, लेकिन जब एक बार लड़ चुके हैं ना तो क्या स्थिति थी भाई। ठीक है। पप्पू यादव अब अंगुलीमाल बनना चाहते हैं तो वो अलग कहानी है ना कि भाई हमने सारी राजनीति कर ली और हमने सारे भ्रष्ट आचरण दुनिया को दिखा दिए, हम अपराधी रह चुके और अब हम साधु हो गए। अगर आप वो पूरी कहानी है उनकी, तो उसको अब एक क्षेत्र में तो चलिए एक्सेप्टेंस है, लेकिन विजन नहीं है ना। पप्पू यादव के पास विजन नहीं है, वो विजनरी नेता नहीं है। वो अपने क्षेत्र में सीमित अपना एक वोट बैंक है। चलिए पीके पे आते हैं। अब पीके की स्थिति ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आगे का भविष्य तय करेगा इसका चुनाव, क्योंकि इस चुनाव में जो फैक्टर्स होंगे ना, जो पीके पिछले 2 ढाई 3 सालों से लगातार कह रहे हैं कि जाति से बाहर आओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो। भाई हम सब लोग यही बात करते हैं ना, बिल्कुल हम सब लोग यही चाहते हैं ना कि भाई जाति से बाहर आओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो। नेताओं के बच्चों के बारे में सोचना बंद करो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। तो जब ये बात कह रहे हैं तो अब ये बात कितने हद तक लोगों के मन में पैठ बनाती है, उसका असर कितना होता है, ये फैक्टर बड़ा फैक्टर होगा। और अगर थोड़ी भी आशातीत सफलता ना भी मिले, लेकिन सफलता की तरफ बढ़ते हुए अगर प्रशांत किशोर दिखेंगे तो बिहार का भविष्य कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अगर बिहार के लोगों ने फिर उसी काठ की हांडी को दोबारा चढ़ाया तो पिछले 35 साल में जो समस्याएं हुई हैं वो अगले 5 साल में उससे भी बदतर होगी और भी पीछे जाएंगे आप। प्रशांत किशोर जी ऐसा तो नहीं करेंगे जो आपने किया? आप 15 में चुनाव लड़े, ठीक है, आपको लगा कि यार जो सोच के आया वो हुआ नहीं, फिर आपका मन खट्टा हो गया, फिर आपने जो है बिहार को कहा, बिहार के राजनीति को सलाम, मैं बाहर से बिहार के लिए अच्छा सोच लूँगा। पीके भी चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे यार 5,000 6,000 किलोमीटर में पैदल चला, 2 साल का टाइम लगाया, इतना अच्छा मैं काम करता था, दूसरी पार्टियों के लिए दिमाग लगाता था, पैसे मिलते थे, जीवन में सुकून था। अब ये इतने पाँव में इतने छाले पड़ने के बाद भी मिला कुछ नहीं रहे हो यार। ठीक है, आप लोगों को सलाम, आप लोग रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कुछ अपना करता हूँ। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल पीके से पूछा जाना चाहिए। हाँ। मैं प्रशांत जी को बोलूँगा कि एक दिन पॉडकास्ट में आपके आकर के ना ठीक है, ये इस सवाल का जवाब दें। मेरी परिस्थिति उनकी परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने एक ज़िद पर ताकत लगाई है और उनके पास पीछे से पैसे का बैकअप है। देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी मेहर, लेकिन जो बिहार की राजनीति अभी चल रही है मौजूदा दौर में, उसमें आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, ऐसा हो भी सकता है, आपको भी लगती है प्रोबेबिलिटी? भाई किसी के मन में बिल्कुल, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करें और बिहार की बेहतरी के बेहतरी के लिए कि ऐसा नहीं हो। और मैं तो कहता हूँ कि अगर एक कदम बिहार की बेहतरी के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा तो थोड़ी सी आहुति डालने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। अच्छा तो परिस्थितियाँ ये बनती हैं कि वहाँ के लोगों को, बिहार की पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हमारी बेहतरी के लिए क्या होगा। जब तक ये नहीं समझेंगे कि बिहार की बेहतरी के लिए क्या होगा, तब तक प्रशांत अपने पूरे कुनबे के साथ, या एक प्रशांत नहीं 100 प्रशांत भी आ जाए, वहां बदलाव फिर नहीं होगा। भाई सोचना तो उनको पड़ेगा ना वोटर को कि हम वोट देने जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसको वोट दे रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। भाई हम कोई भी जाति और धर्म से हम ऊपर उठ करके बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक, और मन खट्टा होने की जो बात आपने की ना, वो तो वहाँ के जागरूक लोगों में अति जागरूकता के कारण है कि जिनको लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूँ वो सब कुछ हूँ,
और देखिए बिहार में हर बच्चे को राजनीति और खेल क्रिकेट खास तौर पे उसका वो सब पंडित ही होते हैं, आपसे ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल आप बैठ के बात करें। 2 तरह के पलायन बिहार से होते हैं, एक मजदूर का और एक शिक्षा के लिए। पढ़ने के लिए बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ने के लिए बाहर आए। बिल्कुल, और फिर गए नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो जो पढ़ने के लिए बाहर आए और दूसरा एक मजदूर तबका होता है। तो मजदूर तबका 50 साल बाद 55 साल बाद थकता है और लौटता है, वो लौटता है। जो पढ़ने के लिए बाहर आता है नहीं वो सक्षम होता है तो वो इंग्लैंड चला जाता है, आपकी तरह, मेरी तरह। वो नहीं लौटता है, ठीक है। तो वो जब नहीं लौटता है तो जो व्यक्ति वहाँ विकास कर सकता था, भाई मजदूर एक नींव है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है उतना, पैसा इकोनॉमी को साधन नहीं, साधन नहीं, ठीक है। तो वो फिर अपनी सोच से भी अपनी ताकत से भी वो नहीं कर पाता जो एक सक्षम व्यक्ति लौटता तो करता। अब आप जो कह रहे हैं कि जैसे आप चले गए, तो जब सक्षम व्यक्ति लौटने के प्रयास करता है उस वक्त जिम्मेदारी बिहार में मौजूद उस पब्लिक की बनती है कि लौटने वाले को एक्सेप्ट करो। उसको ये मान के चलो कि वो तुम्हारी बेहतरी के लिए आ रहा है, और अगर उस बेहतरी में अपनी बेहतरी वो सोच रहा है तो बुरा तो नहीं सोच रहा है। अगर प्रशांत किशोर हम कह रहे हैं कि कल को मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं तो बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, नहीं। जब उसमें क्या क्या बुराई है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बन करके आपको रसातल में पहुंचाना चाह रहे हैं तो बुरा सोच रहे हैं। अगर आपको अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं और उनके पास विजन है तो वो बुरा नहीं सोच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ में तो वहाँ जिम्मेदारियाँ ना बिहार की जनता की ज़्यादा बनती है। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ा जो दुखती रग है ना बिहार का और बिहारियों का, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। क्योंकि बात प्रशांत किशोर की हो रही है, पिछले साल छठ में मैं घर गया हुआ था, तो जगह जगह मैंने देखा एक पोस्टर था, आइए लौट के, अगली बार छठ में जब आप आएंगे तो हम फिर आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, मतलब बिहार में रुक जाइए। कहने का मतलब कि पलायन रोकूंगा मैं, बाहर जो बिहार की प्रतिभा या बिहार के लोग या बिहार का जो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स चला गया वापस लौटिए, अपने राज्य में आइए, यहाँ काम करिए। अभी कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, पलायन रोको नौकरी दो, वो भी वही हो गया। और मेरी 1-2 बीजेपी के नेताओं से भी बात हो रही थी, तो मैंने उन लोगों को कहा कि बिहार क्या करने के लिए आएंगे, मेरे लिए क्या है। तो उसका जो जवाब है, और यही चीज़ मैं अपनी माँ से, अपने चाची से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से, जानने वालों से, बिहार के अलग अलग राज्य अलग अलग जगहों से जो पूछता हूँ, उनका जो सवाल है उस सवाल का जवाब आपको देना। वो कहते हैं बाहर से बैठ के, दिल्ली लंदन से बैठ के बड़ा अच्छा लगता है ज्ञान बतियाने में, कहते हो अरे बिहार में क्या है, बिहार में क्या, अरे बिहार में क्या नहीं है, आओ तो, मिट्टी तो है, तुम्हारा घर है, सब कुछ है, यहाँ आओ, मेहनत करो। जो मेहनत तुम बाहर करते हो और मान लो 100 रुपये कमाते हो, यहाँ पे 25 रुपया कमाओगे। मेहनत में टाइम लगेगा, लेकिन 3-4 साल बाद ऐसी स्थिति होगी कि तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा। लौटते क्यों नहीं, ज्ञान बाहर से बैठ के क्यों देते हो, पहले लौटो, दूसरे से उम्मीद मत करो, आओ और खुद परिवर्तन के कारक बनो। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप लंदन बैठते हैं, कितने दिन वहाँ रहेंगे, बिहार क्यों नहीं लौट जाते आप? देखिए, मैं लौटना चाहता हूँ, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं प्रयास भी करता हूँ और हमने प्रयास किए हैं। लेकिन उस प्रयास में वहाँ के लोगों की भागीदारी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस ज़मीन से बाहर निकले हैं तो आपका थोड़ा सा झुकाव और जुड़ाव उस ज़मीन के प्रति हो सकता है। आपकी अगली पीढ़ी का होगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो अगली पीढ़ी का बने रहे, इसलिए आप प्रयास करते हैं। आपने क्या प्रयास किया? जैसे मैं वहाँ पर एक हमारी ज़मीन थी, उस ज़मीन पर हमने एक अस्पताल बनाना शुरू किया। ठीक। और वो ऐसे ही, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, मनोज वाजपेयी मित्र हैं, बड़े भाई हैं, तो उनसे हमने चर्चा किया, तो बोले कि चलो मैं उद्घाटन करूँगा, मैं शिलान्यास करता हूँ उसका। हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, वो गए, एक दिन रहे, सब कुछ शुरू हुआ। जब मैं चुनाव हार गया 2015 में, तो मैंने उसमें बहुत तेजी लगाई। ठीक है, उसके पहले शिथिल चल रहा था, फिर मैंने उसमें बहुत तेजी से काम किया, एक फ्लोर बन के तैयार हो गया। अब ये संभव तो नहीं है ना मेहर की दिल्ली या लंदन कहीं बैठ करके मैं छोड़ करके वहाँ बैठ के बनवाऊंगा,
ये तो संभव नहीं है। हमको किसी को जिम्मेदारी देनी होगी, किसी से काम कराना होगा। ठीक है, सारा काम खुद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, ये सब चीजें चल रही थी। जो काम हो रहा था, पहली बार उस मेरे थाने में जो दारोगा जी थे, यादव जी, धर्मेंद्र यादव, और उस व्यक्ति ने सबसे पहले उस व्यक्ति ने एक ट्रैक्टर ईंट गिरवाई। अच्छा, दरोगा जी ने आपकी मदद की? हाँ, अच्छा। अपने पैसे से ईंट गिरवाई। हमको फोन किया, भैया आप अस्पताल बनवा रहे हैं, मैं ईंट गिरवाता हूँ। अच्छा। और उस दरोगा के वहां रहते ही एक एक ईंट लोग उठा कर ले गए। अच्छा, मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने मदद की, लेकिन पब्लिक ईंट लेके चली गई। ईंट लेके चली गई। अरे वो अस्पताल बनता तो उसमें किसका इलाज होता? वहीं के रहने वाले लोगों का होता। सिंपल सी बात फिर है। भी हमने कोशिश की, एक फ्लोर बना दिया। फिर उसमें कुर्सियां, टेबल, पंखे, मोटर जो भी लगा वो चोरी हो गए। जो उस वक्त दरोगा थे उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि भैया आप सिर्फ नाम बता दीजिए, अच्छा, मैं उठा के अंदर कर दूंगा। नाम कैसे बताएंगे? मैंने कहा मैं कैसे बताऊं भाई? तो बोला कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि चोरी तो आप ही के गांव के लोगों ने किया होगा ना, या आसपास के लोग, दूर से तो आए नहीं। इस तरह के सामान को रहेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं और मैं भुक्तभोगी उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए, 2020 के चुनाव के वक्त मुझे सोशल मीडिया पे वहां के किसी एक सज्जन ने लिखा, कमेंट करते हुए, व्यंग करते हुए, कि अस्पताल बन गया क्या? अच्छा। ठीक है, तो मैंने उसको पता कराया कि कौन लड़का है वो। मैं जब अगली बार गया तो उसको बुलवाया। मैंने कहा ये सवाल कभी विधायक से पूछे हो? ये सवाल आज तक तुम्हारे पिताजी ने किसी विधायक से पूछा है कि स्कूल बन गया क्या, अस्पताल बन गया क्या, रोड, सड़क बन गई, सड़क बन गई क्या? अरे जो कर रहा है उससे तुम ये सवाल कर रहे हो, हतोत्साहित कर रहे हो, तुम हतोत्साहित कर रहे हो। और एक वक्त ऐसा आया, फिर आपका दिल टूट गया। दिल तो टूटा। मेरी श्रीमती जी ने कहा कि भाई तुम पागल हो गए हो, जिसको चाहिए नहीं उसके लिए तुम पागल हो। मैं आज भी नहीं पीछे हटा हूं, आज भी वहां काम चल रहा है। अब वो अस्पताल नहीं है, वो स्कूल में तब्दील हो गया है। अच्छा, अस्पताल, हाँ, उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, हो सकता है कि मैं इस मामले में बहुत लकी नहीं हूं कि जो मेरे गांव समाज में एक सामाजिक सौहार्द दूसरे किस्म का हुआ करता था, जो पिछले कुछ सालों में खराब हो गया, तो ये हुआ हो, बाकी दूसरे गांव में ऐसा नहीं होता हो। मैंने ये महसूस किया है बिहार में खास तौर पे, जो गांव सुदूर इलाके में गांव है ना, उसमें गांव की आत्मा अभी भी बसती है। जी, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। और जो गांव सड़क के किनारे शहरीकरण की तरफ बढ़ गए ना, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया अपने आप को भी, और उन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया है बिहार को भी। आप मेरे सोशल मीडिया पे पुराने पोस्ट देखिएगा मेरे, मैं 15 साल में 2500 बार ये प्रयास किया कि अरे 15 लोग मिलो यार, एक गांव बसा देते हैं कहीं। मैंने ज़मीनें वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, नेपाल की सीमा में अलग इलाके में, गोपालगंज की तरफ, यूपी के, मतलब मेरी ये सोच थी कि भाई नदी भी हो, थोड़े पहाड़ भी हों कुछ इस तरीके। तो वाल्मीकि नगर बहुत अच्छा इलाका निकला, चंपारण के कुछ और इलाके निकले, मैं अपने गांव के आसपास मैंने ज़मीन आइडेंटिफाई की। मैं अपने मित्रों को, मेरे एक मित्र जर्मनी में रहते हैं, एक मेरे मित्र नॉर्वे में रहते हैं, इन सब लोगों, जो बिहार के लोग हैं, इन सब लोगों को इकट्ठा करके मैं ले गया कि चलो यार, पैसे की तो आफत नहीं है ना, थोड़े थोड़े लगाते हैं। वहां से जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो दिल टूटता है, तो समस्या आती है। तो आपने जो प्रशांत के बारे में कहा, अगर प्रशांत का दिल नहीं टूटेगा तो ये अच्छी बात होगी बिहार के लिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा रहता है। मैं आफ्टर ऑल, वो भी, कोई भी इंसान इंसान ही होता है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल अगर आप लगाते हैं, काम करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आप उम्मीद करते हैं
बिल्कुल 100% बिना उम्मीद के नहीं, चाहे हौसला, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार बनाने की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन समर्थन और कुछ रिटर्न तो चाहिए ही। चाहिए। देखिए रिटर्न मिलेगा। प्रशांत के साथ वो बातें इसलिए होगी, अगर उपचुनाव की बात देखिए तो उपचुनाव में प्रशांत को 10% वोट आए, ठीक है। हम अगर तीसरे फैक्टर चिराग की बात करें तो उनकी पार्टी को बिहार में कभी 10% वोट नहीं आए। बिल्कुल। तो एक नई नवेली पार्टी उपचुनाव में अगर 10% वोट लेके आ रही है, बड़ी बात है। तो बड़ी बात है। तो प्रशांत को इग्नोर करना मुझे नहीं लगता कि इस बार बहुत आसान होगा। और मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र करता हूं कि यूथ को, जो नौजवान है, उसको अगर बिहार में अपनी परिस्थितियों को बचाए रखना है। देखिए बड़े राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि बिहार के मजदूर वापस बिहार जाएं। देश में मजदूर भी तो चाहिए। बिल्कुल। आजकल बिहार की में सबसे बड़ी समस्या, आप जाके घर में काम करवाइए, जो लेबर है वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गांव में है ही नहीं कोई, सब आ गए बाहर। और हकीकत ये है, जब बिहार के लेबर आपको दिल्ली विल्ली में काम करते अधिकतर मिलेंगे, उनसे पूछे कि कितना कमाते हो और कितना बचाते हो, तो पता चलेगा कि एवरेज इनकम एक की जो है 10,000 से 15,000 के बीच में ही है। 15 तक जाते हैं, उसमें गार्ड हो गया, दिहाड़ी के काम करने वाले लोग हो गए, और यहाँ पे रहते खाने के बाद कोई भी 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा बचा नहीं पाता, कोई नहीं बचा पाता। भाई दिल्ली में रहने का 10,000 से कम खर्चा किसी का नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि भैया अगर 5,000 रुपये का इंतजाम मेरा वहाँ पे हो जाए ना, परचून की दुकान खोल के दही का कटघरा ही खोल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से तो कल चले जाए, परिवार भी नहीं है, परिवार को रखते तो कुछ नहीं होता, हम वहीं जाके काम करें। लेकिन वहाँ पे वो चल नहीं पाता है। तो अब ये है कि थोड़ी सी अगर पॉलिटिकल अवेकनिंग होगी ना, लोगों को लगेगा, उसमें थोड़ी मदद, वहाँ के लोगों की थोड़ी मदद रोजगार की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सरकार भी अगर मुहैया कराए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10,000 से 25,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं वापस जाएंगे, वापस फट से चले जाएंगे। क्यों रहेंगे? अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, एक पुराना किस्सा बताता हूँ। मैं एक घटना, चंद्रशेखर ने यात्रा की थी पूरे देश की। तो चंद्रशेखर जब यात्रा के दौरान थे तो मेरे गांव भी गए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे दादाजी स्कूल के शिक्षक, तो उस वक्त क्या हुआ कि स्कूल के बोर्ड पर ना, वो तस्वीर है, मैं आपको दूंगा, वो स्कूल के बोर्ड पर चंद्रशेखर लिख रहे हैं कि मजदूर ही नए भारत का निर्माण करेंगे। क्या बात है। ठीक है, सच पूछिए तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं कि भाई क्या वाकई मजदूर इस देश का निर्माण करेंगे। भाई निर्माण करने में भागीदारी भी तो उनकी होनी चाहिए। सही बात है। आप उनको सच्ची भागीदारी भी तो नहीं दे रहे। तो एक परिस्थिति ये बदली। बिहार के साथ जो पिछले 7-8 सालों में जो सबसे बुरा हुआ है वो शराबबंदी है। मैं घटना बताता हूँ। बिहार से बहुत सारे लोग आते थे, यहाँ कमाते थे, उनका परिवार वहीं रहता था, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं के उसमें। अब ना एक हद तक, मतलब उसको मजदूर मत कहिए, थोड़ा मजदूर से ऊपर वाले जो थोड़े नौकरी वोकरी करने के सिलसिले में आए, किसी फैक्ट्री में काम किया, यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाए। आप जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स, ऐसे इलाके, ऐसे गांव या ऐसा कस्बा है जहाँ पर बिहार के बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, और महिलाएं रहती हैं, उनकी माएँ, ठीक है, और पिताजी उनके वहाँ हैं। और जानते हो क्या कर रहे हैं? शराब से माल कमा रहे हैं। वो शराब से माल कमा रहे हैं। शराब के अवैध कारोबार में वो गांव में है, और वो अपने बच्चे को यहाँ नोएडा में अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, गाजियाबाद में अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, बुराड़ी में अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। और ये जो तबका आया है शराब वाला, वो तबका बुराड़ी और किराड़ी ना जा करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, सरिता विहार, ये पूरे रेंज को अपनी जगह बनाया है। और मैं एक दो नहीं, मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूँ। ये बिहार के लिए बुरा है, बुरा है कि वो
वो क्या है, उसको ये लग रहा है कि पैसा मुझे एन केन प्रकारेण कमाना है और अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। अगर वो यही सोच ले कि बच्चे के भविष्य के लिए वहाँ वोट किसको देना है, तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। नहीं, इस बार मुझे भी लग रहा है कि इस बार ये शराबबंदी का मुद्दा जो है चुनाव में बहुत जोर पकड़ेगा और इस बात पे बहुत डिबेट और मंथन होगा। भाई देखिए, नीतीश कुमार के इंटेंट पे कोई सवाल नहीं है, बेहतरीन था, बहुत अच्छी सोच थी, मगर उसका एग्जीक्यूशन बहुत बुरा है। ये हर कोई मानता है और मान लेना चाहिए कि हाँ, जो हमने सोचा वो हो नहीं पाया। तो बहुत सारे फैसले लोग लेते हैं, जो फैसले सही वक्त के साथ साबित नहीं होते, तो उसमें बदलाव करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे बेहतरी होगी आने वाले दिनों में। तो खैर सर, पूरी जो हम लोगों ने बातचीत की, उस बातचीत में मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ कि 2025 का जो चुनाव है, ये चुनाव एक तरह से आप कह लीजिए कि विभाजक रेखा या वाटरशेड जैसा होगा। वो इसलिए कि जो पुराने दौर के चेहरे और नेता हैं वो नेपथ्य हो जाएंगे 2025 के बाद, क्योंकि नीतीश उसकी आखिरी कड़ी में समझ रहा हूँ। और जो आने वाले 2025 के चुनाव के बाद जो बिहार में लीडरान जो उभरेंगे, वो नए दौर के नेता साबित होंगे अगले 20-25 साल के लिए। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बिहार बेहतरी की तरफ जाएगा, और उसमें थोड़ी कुर्बानी अगर आपको भी देनी हो, थोड़ी मुझे भी देनी, तो उसके लिए हम सब शहर खुशी खुशी तैयार हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि चलना चाहिए हम लोगों को। देखिए, एक परिस्थिति में हम लोग अब आ चुके हैं कि रिस्क जैसी कोई बात नहीं रह गई, तो अब थोड़े बहुत प्रयास वहां पर होने चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हम सब लोग जाकर के चुनाव ही लड़ें। हाँ, नहीं, जरूरी पॉलिटिकल थोड़ी है, आप समझ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग जाकर के वहाँ राजनीति ही करें, लेकिन वहाँ के विकास में थोड़ी थोड़ी भागीदारी करने का मतलब अभी भी, मतलब आपको बताऊं, मैं आज बात कर रहा हूँ पिछले तीन महीने से लगातार वो सब लोग जो कभी बिहार में कदम रखना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती में लेके बार बार ठेल के ले जा रहा हूँ कि चलो कुछ काम करो, कुछ काम करते हैं। कितना सफल होगा नहीं होगा अलग बात है। मैं हमेशा अपने बारे में ये सोचता हूँ, अपने लिए कोशिश ये करता हूँ कि कोशिश कर देनी चाहिए, बाकी कर्मण्यवादु का रास्ते हाँ, बाकी तो ईश्वर ने जो रचा बसा होगा वो होगा। और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो सकता है। देखिए, हम सब लोग वहाँ जन्मे हैं ना, वहाँ हमारा बचपन गुजरा है, तो मिट्टी से जुड़ाव है, एक एफिनिटी तो है ही है, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी का होगा ये ज़रूरी नहीं है। वो लाना है। तो चलिए सर, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही, और देखते हैं कि 2025 का चुनाव किस करवट जाता है, क्या होता है। उसकी प्रतीक्षा आपको भी होगी, मुझे भी होगी, लेकिन इंतज़ार सबसे ज़्यादा इस बात का रहेगा कि आने वाला दौर, जो अगला टाइम है, वो हम ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, बल्कि हम ये बात करेंगे ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, देखो वो बदलाव हो रहा है, ऐसी चेंजेज आ रहे हैं, और वो सकारात्मक पॉजिटिव आपके, हमारे और पूरे सिर्फ बिहार की ही बात नहीं, उससे देश भी तो मजबूत होता है। देश मजबूत होता है, और देश मजबूत होता है तो जो लंदन में भी आप बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे यार कितनी अच्छी बातें, देखो तुम्हारा मुल्क जो इतनी तरक्की कर रहा है। तो सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो आपने देखा, अनुरंजन जी के साथ हम अभी बात कर रहे थे, और बात सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि तमाम मुद्दों, तमाम चीज़ों की थी। और एक छोटी सी वही गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल कनेक्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे काम करने का हौसला बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जब वो डेटा आते हैं ना, उसमें दिखाई देता है कि बमुश्किल 5% लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। बाकी लोग देख तो लेते हैं, पसंद भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो आपके पास और बेल बटन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन भी आएगा। हम अगली बातचीत जिस किसी से भी करेंगे तो वो आप तक पहुंच जाएगी पहले ही, बिना किसी एफर्ट के। तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। नमस्कार।